हाँ जी, नमस्ते, क्या हाल है? वैसे तो देखिए हम ये कल लाने वाले थे लेकिन मैंने सोचा कि चलो बजट का वीडियो कंप्लीट हो गया तो फटाफट हम चलते हैं पार्ट 3 पे। सर हमने बहुत वेट करा दिया। चलिए, लेट्स सी अभी तक हम क्या-क्या कर चुके हैं। गूगल शीट्स क्या होता है? ये हमने पढ़ लिया। क्यों मैटर करता है? डिटेल में मैंने आपको समझाया। रोज़ एंड कॉलम्स क्या होता है याद है? रोज़, रोज़, कॉलम्स, कॉलम्स जो हमने गाना गाया था, याद है? स्प्रेडशीट के बेसिक भी हमने कर लिए हैं कि एक स्प्रेडशीट होती क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स में कैसे अपने डेटा को लेके जाते हैं, डिफरेंटली कैसे यूज होते हैं। याद है मैंने बताया था आपको डायमेंशंस एंड सेगमेंट्स। फॉर्मूलाज के बेसिक हमने कर लिए कि बेसिक सिंटैक्स कैसे चलता है। और मेन्यू में तो हमने अलग से सर एकदम 30-40 मिनट हमने सिर्फ मेन्यू पे बात की है। अब हम क्या करने वाले हैं आगे। आज का वीडियो बहुत असेंशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। हम डेटा एंट्री के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सेल्स को कैसे नेविगेट करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सीधा ही घुस जाते हैं गूगल शीट्स पे। उसको कोई दिक्कत, उनको कोई नहीं पता कि कैसे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स यूज करके कैसे एक अच्छा स्मूथ वर्कफ्लो करके हम सेल्स को नेविगेट करते हैं। डेटा एंट्री तो बता दे कर हो गया। ऐसे मत कर भाई, पप्पू वाली हरकतें, ठीक है। एंटरिंग एंड एडिटिंग डेटा, हम कस्टम टेबल्स बनाएंगे अपने पर्पस के हिसाब से। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग फोकस्ड। डाउनलोड कैसे करते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, प्रिंट का लेआउट कैसे बनाते हैं। कल को आपको अपने बॉस को कोई प्रिंट आउट लेके जाना है गूगल शीट्स का, तो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि उस प्रिंट आउट में सारी रोज एंड कॉलम्स अच्छे से कवर हो जाएं। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। मैंने आपके लिए प्रैक्टिस शीट्स भी बनाई है अपनी वेबसाइट से लेके खुद का डेटा। बताओ मुझे कौन इतना पेन लेगा एक फ्री के कोर्स के लिए। मेरी खुद की वेबसाइट, मेरा खुद का गूगल सर्च कंसोल का डेटा, एक्चुअल डेटा, रॉ डेटा, उसको मैंने तोड़ मरोड़ के अच्छे से एक टेबल फॉर्मेट में बना के आपके लिए सारे फॉर्मूलाज पहले से उसमें डाले हुए हैं ताकि आप मेरे साथ साथ उस फाइल को डाउनलोड करके आज के आज, अभी के अभी, राइट नाउ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जी सर, सिंपल सी बात है। अगर प्रैक्टिस करने के मूड में नहीं है, अगर सिर्फ यहाँ पे पूरा लंबा 1 घंटे का वीडियो देख के तालियां बजानी है, पॉपकॉर्न खाने हैं मस्त 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 और एकदम बोलना है कि जी देखो मैंने तो आज की पढ़ाई कर ली, तो ये वीडियो मत देखना। देखना तभी अगर हाथ में लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है और सर दिमाग वहीं का वहीं है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओवर एंड आउट। चलो शुरू करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ डेटा एंट्री। तो ये जी मैंने गूगल शीट्स आपके लिए खोल के रख दी, जहाँ से आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं थोड़ा सा ना इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप सब पढ़ पाएँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ए से लेके जेड तक कॉलम्स हैं और रोज तो हमारे पास खैर बहुत सारी हैं। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट की जो कीवर्ड्स हैं और उनके क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर और पोजीशंस वो भी मैंने आपको यहाँ पे रख दी है। नाउ माइंड यू, मैंने अपने गूगल सर्च कंसोल से ली है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना लोग, आपको टूल्स देंगे टूल देंगे, सर टूल्स छोड़िए, डेटा दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो न्यू एज स्किल्स जो मेरी वेबसाइट है उसमें लास्ट ईयर वी गॉट अराउंड 25,000 का ट्रैफिक था। बट उसमें जो मोस्ट असेंशियल कीवर्ड्स थे और जो क्लिक्स का डेटा था वो मैंने फिल्टर डाउन करके आपको यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली पेजेस में मैंने वो डेटा अगेन यहाँ पे लाके रख दिया। ये हमारे टॉप सेलिंग, ये हमारे टॉप विजिटेड पेजेस हैं, क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर, पोजीशंस आपको दिख रहे हैं। कंट्रीज का हमने आपको डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सी कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है। मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दिए हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब हम एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। डिवाइसेस का मैंने डेटा दे रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। सर्च अपीयरेंस का डेटा दे रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। डेट्स का डेटा दे रखा है, ये पिछले 28 डेज, लास्ट 28 डेज का डेटा है और मैंने क्वेश्चंस भी आपको वहीं के वहीं दे रखे हैं। और मैं आपके साथ साथ जो है प्रैक्टिस करूँगा। बहुत मज़ा आपको आने वाला है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट नेविगेशन से। कॉलम ई पे आइए जहाँ पे मैंने लिखा है लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। और अब मैं आपको कुछ बेसिक डायरेक्शनल नेविगेशनल गाइडलाइंस दूंगा विच इज़ बेसिकली एंटर एंड टैब। सेल्स में जल्दी जल्दी कैसे शिफ्ट करना है, सेल्स में जल्दी जल्दी कैसे स्वैप करना है। अभी हम एक छोटा सा सैंपल डेटा खुद से बनाएंगे और उसके बीच में हम अपनी सेल्स के बीच में मूव करते रहेंगे जल्दी जल्दी। एंड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड एंटर, मैं आपको इन चारों कीज का जो है अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे ये आपके वर्कफ्लो में बढ़िया तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। फटाफट 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 आइए सैंपल डेटा यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपके लिए डेटा जो है रखा हुआ है, राइट। तो इस कॉलम में जैसे मैंने आपको कहा था कॉलम ई से शुरू करिए, तो यहाँ से हमने शुरू किया है।
अब इस मॉड्यूल में हम प्रैक्टिस करेंगे नेविगेशन, सिलेक्शन, जंपिंग बिटवीन सेल्स एंड सेलेक्टिंग डेटा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सेल में लोग माउस यूज करते हैं, उस चक्कर में उनका वर्कफ्लो एकदम खराब हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम शुरू से एक प्रैक्टिस बना ले कीबोर्ड को अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करने की। तो एक बार जब हमारे पास डेटा रेडी हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेम रेडी है, एज रेडी है, डिवाइस रेडी है, प्राइस रेडी है। तो मैंने पहले बंदों के नाम डाले यहाँ पे, फिर उनकी एजेस डाली, फिर उनका डिवाइसेस डाले, फिर उनका प्राइस डाला। ठीक है। अब अगर मुझे माउस से नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि मैं कीबोर्ड इंटीग्रेट करूं, तो माउस को छोड़ दो, अब कीबोर्ड पे आ जाओ। ठीक है। तो पहले ई सेल पे आ जाओ, ई पे आ गए, कीबोर्ड लेके गए। अब जैसे ही मैं राइट 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 जाऊंगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 जा रहा हूं, आप देख रहे हैं नीचे आपको की स्ट्रोक्स भी दिख रही होंगी। राइट 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 जाएंगे तो कॉलम्स चेंज करता रहेगा। लेफ्ट 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 जाएंगे, कॉलम्स पीछे जाता रहेगा। डाउन 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 जाएंगे तो रोज में जाता रहेगा। अप 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 जाएंगे तो रोज में ऊपर जाता रहेगा। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट एंड राइट का मैंने आपको एरो की का बता दिया, अप एंड डाउन का मैंने आपको एरो की का बता दिया। अब हम करेंगे सिलेक्शन। अगर हमें किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके उसमें कुछ भी एनालिसिस करनी है, किसी भी तरीके का फॉर्मूला डालना है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो हमें सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नौसिखिए लोग क्या करेंगे, हेलो सर, माउस से सिलेक्ट करने का, ये पप्पू वाले काम नहीं चलेंगे। ठीक है। माउस लेके आओ वहां पे। तो अभी इस रो का नाम क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, I7 है ना। कॉलम नंबर आई, रो नंबर 7 आपको दिख जाएगा। देखो, कॉलम नंबर आई, रो नंबर 7, हमने ये सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब माउस को छोड़ दो, अब शिफ्ट दबाओ और नीचे 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 नीचे, तो आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया। अब मैंने बहुत सारी सेल्स सिलेक्ट कर ली हैं, रेंज सिलेक्ट हो गई है। मान लो कि मैं चाहता हूं कि मैं पूरा डेटा ही सिलेक्ट करूं, तो मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा, शिफ्ट छोड़ूंगा नहीं, ट्याऊं। तो जितनी रेंज हमने सिलेक्ट की थी, जितनी हमने सेल सिलेक्ट की थी, उसी वो उतनी सिलेक्टेड रहेंगी और वहीं का वहीं वो दूसरे कॉलम में भी सिलेक्शन करेगा उतनी ही वैल्यू का जितनी हमने रोज सिलेक्ट की थी। अब शिफ्ट अगर दबा हुआ है, पियाऊं, डिवाइस में भी उतना ही चला गया। अब प्राइस लगा हुआ है, पियाऊं, यहां पे भी चला गया। तो अब हमने पूरा डेटा सेट जो है सिलेक्ट कर लिया है। ओके। अब तो मैंने आपको सिलेक्शन बता दिया, शिफ्ट से होता है। अब मान लो मुझे सिर्फ इतना एरिया, धीरज 18 आईपैड और 699 शिफ्ट करना, तो मैं पूरी रेंज नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं उसी सेल पे रहूंगा जहां पे मैं हूं। ठीक है। शिफ्ट दबा के रखा, राइट दबाते गए। ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। अब मुझे अगर नीचे जाना है, सेम चीज, एक बार रेंज सिलेक्ट हो गई। अभी मैंने आपको वर्टिकल सिलेक्शन दिखाई थी ना, अब हम हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन की भी बात करेंगे। देखो, अब मैंने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करा हुआ है, मुझे पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है, नीचे पूरे टेबल की सारी वैल्यू सिलेक्ट करनी है। प्याऊ 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 प्याऊ। ठीक है। की स्ट्रोक्स दिख रही होंगी, मैंने शिफ्ट दबा के रखा था और नीचे डाउन 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 में जाता गया। ठीक है। तो शुरू के जो बिगिनर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। अब आपको मैं एक फास्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं, विच इज बेसिकली जंप फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अब हम जंपिंग करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, हम सेल्स नेविगेट कर रहे थे, हमने सेल्स नेविगेट करी हैं। अब हम सेल्स जंप करेंगे। जंपिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेविगेशन। तो जंप का मतलब क्या होता है, मान लो कि अगर मुझे, मान लो ये डेटा अगर बहुत लंबा होता, अभी तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिर्फ कितनी रोज हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 रोज हैं। ठीक है। लेकिन अगर मान लो 600 रोज होती, तो मैं पूरा शिफ्ट दबा के नीचे तक जाता रहूं जाता रहूं जाता रहूं जाता रहूं जाता रहूं, मेरा सर फट जाएगा, है ना। तो एक फास्टर सिलेक्शन का क्या होता है, हम सेल्स जंप करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट एंड पॉइंट्स। ठीक है। तो जैसे ये अगर फर्स्ट पॉइंट है, ये उसका लास्ट पॉइंट हो गया। हमारे टेबल का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, वो बिगिनिंग का एंड पॉइंट है, एंड लास्ट रो, राइट, लास्ट रो ऑफ द फर्स्ट कॉलम, ये भी इसका एंड पॉइंट है। अगर हम ऊपर से नीचे बात कर रहे हैं, तो मैं इसको अगर मुझे सिलेक्ट करना होता तो मैं क्या करता, कमांड या कंट्रोल, विंडोज में कंट्रोल है, मैक में कमांड है, कमांड दबाइए, टुडू, नीचे आ गया सीधा एक बारी में। पर ध्यान रखना, अभी तक मैंने सिलेक्शन नहीं किया है, सिलेक्शन नहीं किया है, मैंने सिर्फ जंप किया है, जंप किया है, स्पाइडरमैन की तरह कूदा हूं मैं। अब मुझे वापस से ऊपर कूदना है। ठीक है। ये लो, डिड्यूम, वापस ऊपर चला गया, शिफ्ट दबा के, सॉरी कंट्रोल दबा के ऊपर चला गया। अब ये जंपिंग जो है, ये बोथ डायरेक्शंस में काम करती है, ये ऊपर से नीचे भी करती है और लेफ्ट से राइट भी करती है। अब अगर मुझे नेम से प्राइस में डायरेक्ट जाना है, राइट, या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 बार मुझे अपनी उंगलियां दबानी पड़ी,
ऐसे प्रोफेशनल लोग नहीं करते। प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, कमांड दबाते हैं और लेफ्ट दबाते हैं, सीधा सीधा का सीधा वो कहां पहुंच जाते हैं सर, नेम पे। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एज पे भी हूं और मुझे उसके एकदम लास्ट कॉलम पे जाना है प्राइस के, सेम लॉजिक चलेगा, कमांड दबा के रखिए, चला गया प्राइस में। सिमिलरली अगर ये डिवाइस पे है, मुझे अगले पे जाना है, कमांड दबा के रखिए, चला गया प्राइस पे। अब ये हर जगह काम करेगा। मान लीजिए मुझे नीचे जाना है, नीचे चला गया, लास्ट फर्स्ट रो के लास्ट कॉलम पे जाना है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, समझ गए? क्लियर? तो अभी तक हमने नेविगेशन में क्या समझा, लेफ्ट राइट नॉर्मल सेल्स कैसे नेविगेट करते हैं। हमने एक टेबल बनाया, मैंने आपको प्री डिफाइंड डेटा उसमें डाल के रखा हुआ था। फिर मैंने आपको जंप बताया कि जंप कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको सिलेक्शन बताया। अभी तक हम सिलेक्शन कैसे कर रहे थे, शिफ्ट दबाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ अटेम्प्ट नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे सिर्फ 2 अटेम्प्ट में चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं कर्सर यहाँ पे लाया हुआ हूँ, अब मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा, कमांड दबा के रखूंगा, पहले फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो से लास्ट कॉलम के लास्ट रो पे जाएंगे, चले गए, दबा के रखो, हिलाने का नहीं, उंगलियां वहीं की वहीं। अब पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, सारे रोज सारे कॉलम्स, राइट दबा दो, 2 स्टेप्स में पूरा हो गया। कितना आसान था, राइट? लेफ्ट एंड राइट हो गया, अप एंड डाउन हो गया, सिलेक्शन हो गया, जंप हो गया, सिलेक्शन विद जंप हो गया। कल को अगर आपने फटाफट अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करना है, बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स होंगे, दिमाग फट जाएगा अगर माउस यूज करेंगे। भगवान के लिए माउस छोड़ दीजिए, कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। नेविगेटिंग का टैब का जो मॉड्यूल है वो खत्म हो गया है। चलिए मिलते हैं सेकंड अपने मॉड्यूल पे, विच इज क्या करने वाले हैं अब हम, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग कॉलम्स इज द नेक्स्ट मॉड्यूल। तो उसका मैं अब आपको बताता हूं कैसे करना है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बहुत क्विकली कि जल्दी जल्दी रोज और कॉलम्स कैसे ऐड करने हैं। ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया कि जस्ट सर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चले गए, थोड़ा सा जूम इन कर लिया मैंने, खैर यहाँ पे मेरा मेन्यू हट गया, सॉरी। फॉर एग्जांपल आपको मान लो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बीच में आप चाहते हो कि नीरज के बीच में मैं एक रो ऐड करूं। ठीक है। सो अभी क्या है, हम I8 पे बैठे हैं, कॉलम नंबर I रो नंबर 8। ठीक है। कॉलम I रो नंबर 8, मैं चाहता हूं इसके बीच में एक रो और मैं ऐड करूं। तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्ट पे जाएं, रो कर दें, इंसर्ट 1 रो बिलो कर दें, तो वह आ जाएगा। ठीक है। और अगर इसके ऊपर लानी है, वापस से उस पहले सेल को सिलेक्ट करिए, इंसर्ट पे जाएं, रोज पे जाएं, 1 रो अबव कर दीजिए, तो आ जाएगा। पर इसमें भी देखो हैसल है थोड़ा, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ना मल्टीपल रोज एक साथ डालनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि धीरज, नीरज और परेश के नीचे 3 रोज और आ जाएं। तो अब फिर एक रो सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर एक रो सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिर एक रो सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। हम पप्पू थोड़ी हैं, हम प्रोफेशनल हैं। हम क्या करेंगे, हम रेंज सिलेक्ट करेंगे। देखो मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, रेंज। ठीक है। तो ये पूरी रेंज सिलेक्ट की, सिलेक्ट की, सिलेक्ट की, सारे यहाँ पे रोज सिलेक्ट हो गए। अब जहां ये 7 8 9 लिखा है, यहीं पे जाके कर दो आप इंसर्ट 3 रोज बिलो। ये देखो आ गई 3। तो जितनी रेंज आप सिलेक्ट करेंगे उतनी आप रोज ऐड कर सकते हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूं कि यार एज और डिवाइस के पहले एक कॉलम आ जाए, तो पूरा के की रेंज सिलेक्ट कर ली मैंने, उसने सारी रोज सिलेक्ट कर दी, पूरा कॉलम उसने मास्टर कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट 1 कॉलम लेफ्ट, ये देखो आ गया। अब मैं चाहता हूं एक और, कंट्रोल Z करता हूं मैं, अगर मैं ये 2 सिलेक्ट करूं, इधर जाऊं, इंसर्ट 2 कॉलम्स लेफ्ट, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और ये बहुत बहुत ना छोटी चीज है, लोग इसको बहुत ग्रांटेड लेते हैं। तो हमने इसमें अभी तक क्या क्या कर लिया, और मैंने अकॉर्डिंग टू माय वीडियो फास्टर वे हमने कर दिया, फास्टर वे हो गया। ठीक है। समझ गए आप लोग? तो हमने पूरा नेविगेशन समझ लिया, हमने शिफ्टिंग समझ ली, सॉरी जंपिंग समझ ली, सिलेक्शन समझ ली, सिलेक्शन विद जंपिंग समझ ली, रोज कैसे ऐड करनी है वो समझ लिया, कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं वो समझ लिया। ये डेटा एंट्री के बेसिक्स हैं, क्योंकि आपको अगर रोज एंड कॉलम्स कितने चाहिए कितने नहीं चाहिए उसके बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा, तो आपका भारी भारी नुकसान होगा। एक चीज और मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, विच इज टू रीसाइज रोज एंड कॉलम्स बोथ। जो भी आपके रोज एंड कॉलम्स हैं वो दोनों रीसाइज हो सकते हैं,
मर्ज भी हो सकते हैं, तो मैं आपको मर्जिंग एंड रीसाइजिंग अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यार ये ना मुझे थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा सेंटेंस लिख दिया, बहुत कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो कि एक तो ये बहुत बाहर चला गया है, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है रैपिंग का, जो मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। आपको याद होगा हमने मेन्यू में रैपिंग पढ़ा था। पर रैपिंग से भी पहले हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर रेंज जहाँ पे वो थी, सिर्फ उसके जो पर्टिकुलर सेल है, उसकी जो रेंज है, फ्रॉम जो रो रेंज है, वहां पे आप देखोगे तो आपको ये ऐसा एक आइकॉन सा मिलेगा, ये ऐसे एक डंडा और दो डंडे उसके नीचे से अभी आपको दिख रहा है, राइट। इसको थोड़ा सा खींच दो आप नीचे, ये देखो ये कॉलम का साइज बड़ा हो गया, राइट। तो कॉलम का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट इसी के अंदर रहे, तो फिर अगेन सबसे आसान तरीका यही है कि आप रैपिंग में जाएं एंड आप रैप कर दें, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। इसको सेंट्रल लाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। खैर अभी हम उस पर नहीं पढ़ेंगे, पर आप समझ गए। ये एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से पूरा सेल का साइज जो है बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ा कर दिया। और अगर आप पूरे कॉलम का साइज बड़ा करना चाहते हैं, वो बड़ा कर दिया। तो ये एक तरीका है, ठीक है। अपने जो वर्कफ्लो है उसमें आप अपने कॉलम्स एंड रोज को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मैं वापस से ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपकी फाइल अनडिस्टर्ब्ड रहे, ठीक है। समझ गए। तो कमाल का मॉड्यूल था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो डेटा एंट्री के यही बेसिक्स थे। फिर से रिवाइज करा दूं, एरो कीज, जंपिंग, कंट्रोल शिफ्ट, सेल के साइज को कैसे मॉडिफाई करना है, रो के साइज को कैसे मॉडिफाई करना है, कॉलम के साइज को कैसे मॉडिफाई करना है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको डे टू डे एज अ डिजिटल मार्केटर जब भी आप एक्सेल में जाएंगे, ये काम आने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं वेरी क्विकली कि अपनी फाइल को सेव कैसे करना है। कि अभी तक हमने डेटा एंट्री कर लिया, हमने अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, लेकिन मान लो सिर्फ एंट्री करके आप चाहते हो कि उसका प्रिंट आउट निकालें, बॉस को दिखाएं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वन ऑफ द तरीका है कि यार ठीक है, अगर मुझे उसकी हार्ड कॉपी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, अगले मॉड्यूल में हम वो करेंगे। चलिए सर, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। हमने बेसिक्स कर लिए, नेविगेशन कर ली, सिलेक्टिंग कर ली। एंटरिंग एंड एडिटिंग आसान चीज़ है, ज़्यादा कोई बढ़िया कोई ऐसी अमेजिंग अल्टीमेट चीज़ नहीं है। तो जो वो जब हम टेबल मैनिपुलेशन करने जाएंगे, डेटा आप लिखने जाएंगे, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल आपने पूरा अपना टेबल वेबल बना लिया था, सब कुछ आपने कर लिया था, आपने सेल्स वेल सब एकदम बढ़िया टिप टॉप टैंटो टूटो कर लिया था, ठीक है। अब आपके बॉस ने बोला एक बार जाना ना इसकी, इस डेटा की जरा हार्ड कॉपी लेके आओ। फिर क्या करोगे। तो अभी एंटरिंग तो छोड़ दीजिए, एंटरिंग मान लीजिए आपके पास एक डेटा पहले से बना हुआ था, आपने बस उसको थोड़ा बहुत टिप टॉप करके इधर उधर रोज डिलीट कर दी, थोड़ी कॉलम्स डिलीट कर दी। अब आपके पास एक रॉ डेटा पड़ा हुआ है, वो कह रहा है नहीं इसको लेके आओ, मुझे तुमको कुछ हाईलाइट करना है। तो आपके पास अब एक ऑप्शन है कि आप गूगल शीट को या तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको प्रिंट करना है। तो मैं ऐसा रेकमेंड आपको करूंगा कि पहले ना आप उसको या तो आप एक्सेल में ही डाउनलोड कर लीजिए एज अ CSV फाइल विच इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एक फॉर्मेट होता है बस, ठीक है। और हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आप उनके अंदर एक एक्सेल फाइल का डेटा मर्ज करना चाहते हैं, अगर आप मतलब एक एक डेटा उस सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्टली ऐसे लिख लिख के नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है, एक सॉफ्टवेयर है, मुझे ये सारा डेटा उसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर डालना है जो कि वो मशीन एक्सेप्ट कर सके, तो CSV इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज चलता है। उसके अलावा एक्सेल SX चलता है, बट 99% चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, CSV ही लेता है। एक्सेल SX जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको खुद ही वो मान लीजिए गूगल शीट से फाइल अगर आपको एक्सेल के अंदर लानी है, तो एक्सेल SX आपका काम चल जाएगा। लीस्ट कॉमन जो फाइल फॉर्मेट है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, जो कि हमारे वेब ब्राउजर में एक्सेप्ट होता है, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। जब भी आप प्रिंट करेंगे, आपको अपना पेपर का साइज, ओरिएंटेशन ऑफ द शीट प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा कि ये ढंग से आ भी रहा है या नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब होता है, चलिए एक बार गूगल शीट में जाके चेक कर लेते हैं। याद रखिए जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं, पेपर का साइज, आपका पेपर A2 है, A3 है, A4 है, B1 है, टैबलॉइड है, लेटर है, ये सारे कुछ कॉमन फॉर्मेट होते हैं। एंड ओरिएंटेशन होता है, या तो आप लैंडस्केप मोड में लेना चाहते हैं विच इज अ रेक्टेंगल, अगेन रेक्टेंगल तो दोनों ही है, लेकिन आप उसको ऐसे लिटा के लेना चाहते हैं जैसे कि आपने पूरा एक साथ उस शीट में आ जाए, या फिर आप जैसे नॉर्मल A4 पेपर होता है ऐसे खड़ा खड़ा इसमें लेना चाहते हैं। तो ये चीज़
थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जब आप प्रिंटिंग करेंगे या डाउनलोडिंग करेंगे फाइल, अगर आपको खुद के पर्पस के लिए डाउनलोड करनी है, खुद की एक्सेल में जाके कुछ मैनिपुलेशन करनी है, तो सीएसवी में डाउनलोड मत करना, एक्सएलएसएक्स में करना। और अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर में, किसी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह में उस डेटा को डालना है, या किसी और थर्ड पार्टी टूल अगर आपको ऑप्शन दे रहा है एक्सेल का डेटा अपलोड करने के लिए, तो सीएसवी में डाउनलोड करना। चलिए चलते हैं डाउनलोडिंग के ऊपर, एंड अपना पेपर साइज सेलेक्ट करेंगे, ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे, बेसिक सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं। ओके जी, अब क्योंकि मेरे पास प्रिंटर तो कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको एज ए पीडीएफ निकालने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए कि आपके पास एक्सेल है ही नहीं, ठीक है, आपके पास सिर्फ गूगल शीट्स है, आप गूगल शीट्स का फ्री वर्जन यूज कर रहे हो। अब आपको प्रिंट आउट तो निकालना ही है, या फिर एटलीस्ट आपको एक पीडीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, गूगल शीट्स आपको थोड़े से ऑप्शंस देता है जिसमें आप आराम से जो आपने टेबल बनाया है उसको अच्छे से प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर उसको उसी फॉर्मेट में ला सकते हैं पीडीएफ के, जिसमें आपको जितनी आपको ज़रूरत है। तो मान के चलिए आपको सिर्फ इतनी ही रेंज का डेटा चाहिए, ठीक है, यही रेंज का डेटा आपको चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड से वहाँ पे जाइए, शिफ्ट कमांड दबाइए, पहले ये सिलेक्ट कीजिए, पूरा लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट कीजिए और नीचे आ जाइए। देखिए तीन तीन कीबोर्ड के स्टेप्स में हो गया है ना। फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे हम आ गए विच इज रो नंबर I6, शिफ्ट दबाया, कंट्रोल दबाया, पहले राइट गए, फिर नीचे आ गए, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। अब बहुत आसान है, क्या करना है, फाइल पे जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आपको प्रिंट लेना है, डाउनलोड करना है, या वर्जन हिस्ट्री, मैंने सब कुछ आपको बताया था राइट, गूगल शीट्स का। अब आप लोग जाइए प्रिंट पे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो कुछ अब आपके पास आएगा झोलमाल। ये झोलमाल जो है अपने को समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होगी। तो पहले सबसे पहले ना मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, ये मैं बाद में कवर करूँगा, ठीक है। वापस आते हैं। अब हमें, आप देख रहे हैं यार, मेरे को तो सिर्फ इतना एरिया चाहिए था, ये तो 3 पेज में ले आया है, बड़ा बदतमीज आदमी है। तो बहुत आसान तरीका है, पहले आप प्रिंट में जाओ, तो आप उसको ये बताओ कि मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए मालिक, मेरे को तो सिर्फ तू सिलेक्टेड सेल्स दे दे। जब वो सिलेक्टेड सेल्स देगा तो बाकी सारा हट जाएगा, इतना ही आपके पास रहेगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि या आप इसको बड़े तरीके से, मान लीजिए पेपर को लेटा के लैंडस्केप में करना चाहते हैं, या आप इसको पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग पोर्ट्रेट में करते हैं क्योंकि पोर्ट्रेट इस थोड़ा कॉमन होता है। अब जो स्केल है, इस केस में स्केल काम नहीं करेगा। स्केल का मतलब ये होता है, मान लो ये डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि एक ही शीट में हम पूरा फिट कर दें, या तो हम उसको विड्थ के हिसाब से फिट कर सकते हैं। ये विड्थ होती है, देख रहे हैं, ये जो उसकी क्या बोले, मतलब ब्रेड्थ होती है राइट, जो उसका लेफ्ट टू राइट जो एरिया होता है उसको विड्थ कहते हैं, या हम उसकी हाइट के हिसाब से फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों ही केस में ये वाला जो डेटा है, जो ये वाला हमारा डेटा है, ये विड्थ में भी फिट आ रहा है, मतलब पेपर का जो लेंथ है उसको भी एक्सीड नहीं कर रहा, और पेपर की जो हाइट है उसको भी एक्सीड नहीं कर रहा, तो वो बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है। तो इस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिट टू हाइट भी कर लेंगे, अगर आप फिट टू पेज भी कर लेंगे, तो भी वो वह वैसा का वैसा ही रहेगा, बिकॉज डेटा एक्सीड नहीं कर रहा है, वो उतना ही है। मार्जिन्स अलग चीज होती है। वो ये कह रहा है कि जो हमने टेबल बनाया है उसके टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम, क्या मुझे स्पेस रखना चाहिए। मार्जिन मतलब ब्रीदिंग स्पेस होती है, कि मतलब सट के वहां से चिपक के मत खड़े हो जाओ, तो चिपक चिपक के टेबल नहीं जाए। शीट को के जो बॉर्डर्स हैं, जो शीट का जो एरिया है, उससे थोड़ा सा खुला खुला रहे। तो नैरो भी रख सकते हैं आप, नॉर्मल भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा डेटा का साइज उतना बड़ा है ही नहीं, उतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो मैं मार्जिन नॉर्मल ही रखूंगा, ऑलरेडी फिट आ रहा है। अब फॉर्मेटिंग में क्या होता है, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रिड लाइंस एंड नोट्स, क्योंकि ना तो मैंने ग्रिड लाइन सेट करी है, ना ही मैंने नोट्स बनाए हैं, तो ये आप छोड़ दीजिए। अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। अब अलाइनमेंट क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर डेटा हमारे पास शीट में आ गया है, मैं इसको कैसे अलाइन करूंगा, राइट। अलाइन इन द सेंस कि ये ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, या लेफ्ट होना चाहिए या राइट होना चाहिए, या बीच में होना चाहिए, या समझ रहे हैं। तो दो टाइप की अलाइनमेंट हमारे यहाँ पे होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, तो ये लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, मैं लेफ्ट कर सकता हूँ, मैं सेंटर कर सकता हूँ, मैं राइट कर सकता हूँ। कॉमन स्टैंडर्ड है, लोग ज़्यादातर सेंटर ही रखते हैं, ठीक है। वर्टिकल, टॉप रख सकता हूँ, बॉटम रख सकता हूँ, सेंटर रख सकता हूँ।
अब अगर आपका बॉस चाह रहा है कि आप इसको लेके आएँ ताकि वो नोट्स बना सके, वो चाह रहा है कि ये वाला जो एरिया है इस टेबल को ऊपर रखो, नीचे जो है हम पेन से नोट्स बनाएँगे। तो ठीक है, आप टॉप रखिए। अब एक चीज़ आप और कर सकते हैं, हेडर्स एंड फुटर्स में आप पेज नंबर डाल सकते हैं। तो पेज नंबर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 है, तो ये नीचे आ गया। वर्कबुक का टाइटल डालेंगे तो लेफ्ट में वर्कबुक का टाइटल, जो हमने पूरी एक्सेल शीट का नाम रखा था, गूगल शीट का नाम रखा था, उसका नाम था ऑर्गेनिक डेटा हाइफन न्यू एज स्किल्स। ठीक है, तो वो वैसा आ गया। शीट का नाम रख सकते हैं आप नेविगेट, जैसे टैब जो हमने टैब करी थी, मैंने आपको बताया था ना कि पहले नेविगेटिंग की टैब में आइए, रो नंबर ई पे आइए, वहां से शुरू करेंगे। रो नंबर ई 1 पे, जो भी ई 3 था उस पे आइए, वहां से शुरू करेंगे। डेट भी डाल सकते हैं, डेट डालेंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, टाइम डालेंगे तो टाइम आ जाएगा। वेरी सिंपल। नीचे का अभी रो एंड कॉलम हेडर्स छोड़ दो। तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में, अच्छे फॉर्मेट में आ गया। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेट और टाइम डालें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि शीट का नाम भी हो, और ये भी ज़रूरत नहीं है वर्कबुक का टाइटल हो, सिर्फ पेज नंबर से काम चल जाएगा। अगर उसकी भी ज़रूरत नहीं है तो काम खत्म। नेक्स्ट जाएंगे, सेव एज पीडीएफ करेंगे तो वो पीडीएफ बन जाएगा, या फिर अगर आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। आप उसमें कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं, पेजेस तो हमारे पास पहले ही एक ही पेज है। प्रिंट का कमांड दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा, सेव एज पीडीएफ कमांड दबाएंगे तो सेव एज पीडीएफ हो जाएगा। ओके जी, तो सिंपल सी चीज़ है, एंड दैट्स इट। तो जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि पार्ट 3 खत्म होने से पहले हमारा आज का मेजर एजेंडा था, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट मतलब होता है कि जैसे एक का मतलब एक है, दो का मतलब दो है, तीन का मतलब तीन, चार का मतलब चार। एक, दो, तीन, चार, ये अपने आप में कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकता। मुझे इसको किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब एक नया नंबर निकलेगा, है ना? अगर मैं एक में दो जोड़ूंगा तो तीन आएगा, तीन में चार जोड़ूंगा तो सात आएगा। करेक्ट? तो एक्सेल में भी कभी भी आपको कुछ कैलकुलेट करना है, और अगर आपने सेल में, हमारे, अब इतना तो समझ जाओ यार सेल क्या होती है। सेल में अगर आपने कोई डेटा, इन द सेंस नंबर, लेटर, कैरेक्टर, कुछ भी डाला है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको मैन्युपुलेट कर पाऊं, क्या कर पाऊं? मैन्युपुलेट कर पाऊं। मैं थोड़ा सा ना इसका साइज बढ़ा देता हूं। मैं उसको मैन्युपुलेट कर पाऊं तो आपको उसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ऊपर वाली सेल, लेफ्ट वाली सेल, राइट वाली सेल या नीचे वाली सेल जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। ठीक है, इसको हम एक्सेल में ऑटो फिल भी कहते हैं। ऑटो फिल, कि आपने इतना तगड़ा कमांड एक्सेल को पहले से दे दिया, आई मीन गूगल शीट्स को दे दिया, कि अब उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। वो एक ही पैटर्न को रिकग्नाइज करके आपको जिस एनालिसिस, जिस फॉर्मेट में चाहिए वो देगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं आपको एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, कि एक सेल में एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक। ठीक है, अब ऑटोफिल में क्या होता है? ऑटोफिल में आप पहले ना मशीन को एक एल्गोरिथम देते हैं, मशीन को एक पैटर्न देते हैं। अब ये कोई यूट्यूब का एल्गोरिथम तो है नहीं। मशीन कैसे आइडेंटिफाई करेगी? जब बहुत सारे सेल्स को एक साथ कंबाइन करेंगे हम लोग। तो माउस दबा के, पहले तो आपने शिफ्ट दबाया, कमांड दबाया, नीचे कर दिया। ठीक है, अब ये सारे सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पे इसको एक पैटर्न दिख रहा है यार, पहले वाले में एक, दूसरे वाले में भी एक, तीसरे वाले में भी एक, चौथे वाले में भी एक, पांचवें वाले में भी एक, छठे वाले में भी एक, सातवें वाले में भी एक। तो मैं वापस इसको सिलेक्ट करता हूं, तो नेचुरली आठवां वाला भी क्या होगा? एक ही होगा। अगर मैं इसको यहां से, ये देखिए ध्यान से, अगर मैं इस गोले को उठा के नीचे खींच देता हूं, तो ये देखिए एक 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 करके वो भरता रहेगा, क्योंकि मैंने उसको पैटर्न बता दिया कि बस यही पैटर्न है, तुझे अब एक को ही नीचे बार 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 रिपीट करना है। तो यहां पे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, क्योंकि पहली वाली सेल में सेम डेटा, नीचे वाली सेल में सेम डेटा। जब मैंने कंबाइन किया, मैंने एक्सेल को बोला भाई पढ़ाई कर, सोच, देख, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर, मैं तुझे क्या बोलना चाहता हूं राजा। उसको समझ में आ गया एक ही तो है। तो एक 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 करके वो रिपीट करता गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, अब वापस से ये जो ब्लू वाला है, इसको आपने नीचे घसीटना है, और देखिए कमाल का एक जादू होगा। ये देखिए 29 तक वो खींच लाया। तो क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि यार पहले वाले में एक था,
दूसरी सेल में एक हमने जोड़ा, तीसरी सेल में फिर हमने एक जोड़ा, चौथी सेल में फिर हमने एक जोड़ा, पांचवी सेल में फिर हमने एक जोड़ा, छठी में फिर एक जोड़ा, सातवीं में फिर, आठवीं में फिर। तो उसको क्लियर पैटर्न समझ में आ गया कि बॉस ये मेरा पैटर्न है, अब मुझे अब इसी से चलना है। अब ये सिर्फ नंबर्स के लिए काम नहीं करता, ये डेट्स के लिए भी काम कर सकता है और डेज के लिए भी काम कर सकता है। अगर आप पूरा इसको सिलेक्ट करते हैं और वापस से इसी गोले को वापस से अगर आप नीचे घसीटते हैं, देखिए क्या जादू होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, उसको समझ में आ गया कि यार यही तीनों दिन है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे खत्म हो गया, अब संडे के बाद तो फिर मंडे ही आएगा, तो वापस से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कर दिया। ठीक है, तो ये समझिए, ये इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। मतलब ऊपर की सेल में क्या है और नीचे की सेल में क्या है। अगर मैं सिस्टम को सारी सेल्स एक साथ इकट्ठी करके दे दूं तो एक्सेल इतना पावरफुल है कि वो समझ जाता है कि अब नीचे मुझे कौन से रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, प्रिडिक्ट करना है। दिस माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हम तब यूज करते हैं जब हमारा नेचर ऑफ डेटा सेम है। फॉर एग्जांपल, ये रो भी एक है, ये रो भी एक है, ये रो भी एक है, ये रो भी एक है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हम ज्यादातर उन केसेस में यूज करते हैं जहां पे हमें चीजें काउंट करनी है, ना कि एनालाइज करनी है। ध्यान रखना, मैं फिर से समझा दूं, काउंट करनी है ना कि एनालाइज, ये दोनों अलग अलग चीजें। काउंट का मतलब सिर्फ काउंट करो आप, ये काउंट कर लिया तो नीचे देखो सम आपको यहाँ पे 20 दिखा होगा, देखो दिख रहा है ना, नीचे सम 20 लिखा हुआ है जब मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया। सिर्फ काउंटिंग है। लेकिन यहाँ पे सर एनालिसिस मतलब या तो हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, हमारे कॉमन फंक्शंस हैं। तो जब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा तो अब यहाँ पे देखो सम दिखा रहा है ना 66, सम दिखा रहा है ना 66, काउंट भी दिखा रहा है, सम भी दिखा रहा है, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। शायद आपको अभी इतना क्लियर नहीं होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, शायद इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। अब हम डेट्स के साथ खेल के देखते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे पकड़ें और फिर नीचे खींचें, देखो वो फिर से उसने सारी डेट्स को रिलेटिवली कि फर्स्ट सेल में क्या था, सेकंड सेल में क्या था, थर्ड सेल में क्या था, फोर्थ सेल में क्या था, तो फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12 उसने अपने आप निकाल दिया। पर हमने पहले उसे फिक्स्ड पैटर्न, याद रखना, पैटर्न फिक्स्ड होना चाहिए, पैटर्न रैंडम नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जाम्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये इंसानों को समझ में आता है, हम ABCD कर रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। देखिए अगर मैं इनको टच करूंगा यहाँ पे, वो रिपीट करेगा बस, एप्पल बॉल कैट डॉग, एप्पल बॉल कैट डॉग। मैं तो चाह रहा था कि यार ई फॉर एग, एफ फॉर फ्रॉग, जी फॉर गर्लफ्रेंड ऐसे आ जाए, पर वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाया। ठीक है, तो जब मेरा पैटर्न फिक्स्ड है, जैसे यहाँ पे मेरा पैटर्न फिक्स था, ठीक है, तो उसने उस हिसाब से कैलकुलेट किया। यहाँ पे मेरा पैटर्न फिक्स था नंबर्स में, मैं एक 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 जोड़ता जा रहा था, आइडेंटिफाई कर लिया, नीचे कर दिया। यहाँ पे मेरा पैटर्न फिक्स था, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। पैटर्न फिक्स था, उसने अपने आप प्रेडिक्ट कर लिया। यहाँ पे पैटर्न फिक्स था, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, पैटर्न फिक्स था, आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे पैटर्न फिक्स नहीं था, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है, एप्पल बॉल कैट डॉग, एब्सोल्यूट। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या होंगे इनके हम बाद में चलेंगे। इतना समझने की कोशिश करिए कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा, मुझे अब आपको फॉर्मूलाज बताने हैं, सिखाने हैं कि आप फॉर्मूलाज कैसे यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस शीट्स पे चलेंगे, एक्चुअल डेटा से उन कैलकुलेशंस को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ, आ जाओ शुरू करते हैं। हाँ जी सर, देखो अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस करी है एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव की। अब हम इसको एक्शन में लाएंगे ताकि हम अपनी प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाए। अब मैं देखिए बार बार ना एक वर्ड यूज किया आपके सामने, रेंज रेंज रेंज। ये रेंज क्या होती है? जब आप बहुत सारी सेल्स को एक साथ इकट्ठा सिलेक्ट करते हैं, याद रखना, बहुत सारी सेल्स को एक साथ इकट्ठा सेल करते हैं तो आप रेंज कहलाएंगे, उसको हम बोलेंगे रेंज। और ये रेंज कहाँ पे दिखेगी आपको? आपको ये दिखेगी इस डायलॉग बॉक्स में, जिसको हम फॉर्मूला बार भी कहते हैं, दिस, राइट, सॉरी फॉर्मूला बार ये है, दिस इज योर रेंज सिलेक्टर। ठीक है, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज योर रेंज सिलेक्टर, तो वो आपको रेंज दिखा देगा। रेंज आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल और बीच में कोलन, जैसे ही कोलन आ जाएगा वो उसको पूरा
एक रेंज की तरह ट्रीट करेगा। वो ये ट्रीट करेगा जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, कि सर डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3, डब्बा नंबर 4, डब्बा नंबर 5। अब ये पूरी ट्रेन बन गई। जब मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया तो पूरी ट्रेन बन गई। अब ये एक यूनिट बन गया, ठीक है? वैसे तो एक-एक सेल अलग-अलग है, लेकिन जैसे ही मैं सारा सिलेक्ट कर लूँगा, ये पूरी एक ट्रेन बन गई, पूरी मालगाड़ी बन गई एक, ठीक है? तो मैं पूरी मालगाड़ी को एक साथ धक्का लगा सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ़ एक-एक डब्बे को उड़ा सकता हूँ। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू के 5 नंबर्स को ऐड कर दूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे रेंज बनानी पड़ेगी ना। तो रेंज तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि वो बनाना ईज़ी है, पर सबसे पहले हम अपने फ़ॉर्मूलाज़ को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे? इक्वल टू डाल के लिखेंगे SUM। जब हम इक्वल टू डालते हैं, तो ये सिलेक्टर है, एक्सेल में 2 टाइप के सिलेक्शंस करता है। या तो आप इंडिविजुअल सेल को भी कॉल कर सकते हैं कि अरे रोल नंबर जी 4 में नंबर 1 आप आ जाइए ना सर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू डालता और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता विच इज़ H6, आपको दिख रहा होगा, और एंटर मार दूंगा, तो उसने उसको कॉल कर लिया H6। हाँ जी सर, क्या नाम है तुम्हारा? ट्यूसडे सर। आ गया, ट्यूसडे आ गया, ठीक है? या फिर ये पूरी रेंज भी सिलेक्ट कर सकता है नंबर्स की। लेकिन जब भी आप रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको पहले उसको इनपुट देना पड़ेगा कि आप उस रेंज के साथ करना क्या चाहते हैं, है ना? कि मतलब ये नहीं कि आके आप टाइम पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ ऐसे कर दिया, देखो ये कर दिया, तो सिर्फ 1 ही दिखाएगा वो, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि इस रेंज का मैं करूँ क्या? तो जब भी रेंज आप डाल रहे हैं, या तो आप इंडिविजुअल कॉल कर लीजिए। इंडिविजुअल कॉल कैसे करना है? इक्वल टू डाला, यहाँ पे कर दिया, आ गया कैट। ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। मुझे तो कैलकुलेट करना है, सम ऐड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं रेंज सिलेक्ट करने से पहले बता दूंगा कि मेरा पर्पस क्या है, कि जो 5 लड़कों को मैं बुलाने वाला हूं, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं उनको ऐड करना चाहता हूं, ठीक है? अब मैं उन 5 लड़कों को कॉल करूंगा। कैसे कॉल करूंगा? मैं सिलेक्ट कर लूंगा मैनुअली, ऐसे, या फिर मैं कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर आपको कंट्रोल कमांड करके भी कर सकते हैं। तो ये तो देखिए 5 लड़के आ गए अपने प्यारे-प्यारे, पर उससे पहले मैंने उसको ये भी बता दिया कि मेरा इरादा क्या है उनके साथ। रेंज से पहले इरादा, व्हिच इज़ योर फ़ॉर्मूला, बहुत ज़रूरी है। एंटर करो, 5 आ गया, ठीक है? अब अगर मैं मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 का जो हमने सम जोड़ा है, इसमें हमने F5 टू F9, देखिए ये येलो सिलेक्ट हो गया ना? हमने 1, 2, 3, 4, 5 इसको हमने पहले ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं मान लीजिए 2 माइनस करना चाहता हूँ, ये वाला नंबर माइनस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? पहले तो मैं सीधा-सीधा इसी को कॉल कर दूँगा, क्योंकि फ़ॉर्मूला तो ऊपर लगा हुआ है ना। ऊपर फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसको जोड़ के रखा हुआ है, तो मैं बार-बार क्यों जोड़ूँगा? मेरी कैलकुलेशन हो रखी है ना, तो मैं उसको डायरेक्टली कॉल कर लूँगा ऐसे, ठीक है? पर अभी फ़ॉर्मूला मेरा खत्म नहीं हुआ है। मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा, इसको हम पूरा कॉल करेंगे, ब्रैकेट जोड़ के, और हम माइनस कर देंगे सर इसको मान लीजिए 2 से, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्योंकि जब भी आप रेंज लगा रहे हैं, और अगर आप या तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर आप उसको बताएंगे कि आप किस तरीके का फंक्शन उसके साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जब भी रेंज की बात चलेगी, ब्रैकेट जरूर खुलेगा, और पहले खुलेगा, ठीक है? तो ब्रैकेट के साथ अपना जो है थोड़ा केमिस्ट्री बना लो, क्योंकि ब्रैकेट और इक्वल टू एक साथ चलते हैं। और अगर ब्रैकेट लगा रहे हैं, और अगर आप उसके पास कोई ऐसा, जैसे सम के साथ हमने क्या किया था, ये देखिए, हमने सम लगाया। पहले हमने अपना इरादा, हमने एक्सेल को बोला भैया हमें कुछ सिलेक्ट करना है, फिर हमने पहले फॉर्मूला दिया। अब फॉर्मूला देने के बाद हमने तुरंत ब्रैकेट लगा लिया, है ना? क्योंकि वो जरूरी है। ब्रैकेट एक तरीके से उसको इनेबल करता है कि हाँ भाई, अब तो सम का जो रेंज आने वाली है वो ब्रैकेट के अंदर ही होगी। और यहाँ पे भी जैसी मेरी रेंज आई, मैंने ब्रैकेट के अंदर ही डाला। लेकिन सब्ट्रैक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। सब्ट्रैक्ट को हम नॉर्मली कर सकते हैं। कैसे? हमने जैसे ही पहले कॉल किया, फिर हमने ब्रैकेट डाला ताकि हम रेंज सेलेक्ट कर पाए, और हमने लास्ट सेल, मतलब ये वाली सेल जो हमारी पुरानी वाली सेल थी, ये 5 नंबर वाली सेल, हमने इसको कॉल किया डायरेक्ट डायरेक्ट। अब उसमें 5 था। फिर हमने उसको बोला कि भाई आप ना इसको इस वाले से, ये 2 नंबर में से माइनस कर दो। तो बड़ा सिंपल था, C11 माइनस G6, हमने कर दिया, अब ये हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इसको, इस वाले को मैं मल्टीप्लाई करूं इस नंबर से, तो कैसे होगा? बड़ा सिंपल है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है।
यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, रेंज भी सेट है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे भी रेंज सेट है ना? तो इस बार अपने को और कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, बिना बिना क्योंकि हम रेंज तो लगा नहीं रहे हैं, हम दो सेल्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कोई रेंज नहीं लग रही है, इसमें सिर्फ एक सेल को दूसरी सेल के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, आप ब्रैकेट डालिए और अपने माउस से सिलेक्ट करिए 5, मल्टीप्लाई का बटन दबाइए जो स्टार होता है, जो आपका 8 नंबर के ऊपर होगा, और 3 दबा दीजिए। ये देखिए, और यही अगर मैं चाहूं कि बस 15 को मैं डिवाइड करूं, मान लीजिए मैं डिवाइड करना चाहता हूं उसको 5 और 3 के सम से, जो कि डेसिमल में आंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि जब भी हम दो नंबर्स को एक चीज के साथ डिवाइड करना चाहते हैं, राइट, हम एक चीज के साथ डिवाइड करना चाहते हैं, अगर हम किसी के साथ ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हम पहले उन दो नंबर्स को एक जोड़े में बांध देंगे। ठीक है, पहले उन दो नंबर्स को एक जोड़े में बांध देंगे, और फिर जो एक्चुअल जिससे आपको डिवाइड करना है उसके साथ कोई ब्रैकेट शैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखिए, तो मैं चाहता था कि 15 को मैं डिवाइड करूं 5 और 3 के सम से, तो पहले मुझे 5 और 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। याद रखना, जब भी आप किसी जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, आपको पहले उसे कैलकुलेट करना है, बॉड मास यही होता है। तो क्या करेंगे, 5 प्लस 3, 1.875 डेसिमल में आ गया। समझ रहे हैं? फिर से मैं रिपीट कर दूं, जहां रेंज आएगी ब्रैकेट वहां आना ही है, जहां फॉर्मूला आएगा ब्रैकेट वहां आना ही है, एंड डिनोमिनेटर में, मतलब जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ना, जब मैंने डिवाइड का फंक्शन डाला, तो डिनोमिनेटर में अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनके साथ भी ब्रैकेट डलेगा। समझ गए? ये इतनी आसानी, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हमने अभी रिलेटिव रेफरेंसिंग के बहुत सारे अच्छे यूज केसेस कर लिए। हमने रेंज सिलेक्ट करके एक रेंज को ऐड भी कर लिया, फिर हमने एक पर्टिकुलर जो रेंज हमारी पहले से सिलेक्टेड थी, जो C11 हमारी, जो जो हमारा ऑलरेडी ऊपर हमने एक रिजल्ट हम लेके आए थे, उसको हमने माइनस कर दिया एक एक दूसरे टेबल के नंबर से, राइट। हमने इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, हमने रेंज सिलेक्ट करके सम भी बना लिया, तो एक फॉर्मूला हमारा यूज हो गया, और हमने रिलेटिव रेफरेंस कॉल भी कर दिया कि भाई दूसरे टेबल में दो नंबर भी पड़ा है, इसको भी लेके आके सला इसी से घटा दे। फॉर्मूला एक ही बार लगा, आउटपुट आया, उसी को यूज करके मैंने एक दूसरे टेबल से नंबर लिया और उसमें से उसको घटा दिया, राइट। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं था, यहाँ पे ऑलरेडी जो कैलकुलेटेड रिजल्ट था, ये कैलकुलेटेड रिजल्ट था, उसमें से हमने बस दो दो घटा दिया। और फिर हमने एक फॉर्मूला वाली रेंज को, जहां पे हमने एक फॉर्मूला लगा रखा है, उसको दूसरे फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देख रहे हैं, यहां पे ये 5 कैलकुलेटेड था, ये रेफरेंस्ड नंबर है, राइट। इसने इसने एब्सोल्यूट नहीं है, रेफरेंस्ड है, कि पहले हमने फॉर्मूला का रेंज की कॉल करी, हमने बोला इसको जोड़ दे, तो फॉर्मूला लग गया। यहां पे भी हमने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है फॉर्मूले का नाम, लेकिन हमने यहाँ पे इंप्लाई करा कि भाई C11 को G6 से माइनस कर दो। समझ आ गया? फिर हमने यहाँ पे क्या किया, दो फॉर्मूला जहां पे लगे हुए हैं पहले से, क्योंकि माइनस भी तो फॉर्मूला ही ना है यार। माइनस, आप हमने सम नहीं लिखा, तो हमने सब्ट्रैक्ट नहीं लिखा, तो क्या हो गया, हम फिर भी माइनस तो कर ही रहे हैं, फॉर्मूला तो फिर भी लगा रहे हैं ना। हमने दो फॉर्मुलेटेड सेल्स को, जिसमें हमने फॉर्मूला लगा रखा है, उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया टू क्रिएट अ थर्ड फॉर्मूला। एंड फोर्थ में हमने क्या किया, जो ऑलरेडी हमने लास्ट फॉर्मूला हमने लगाया हुआ था, उसको हमने C11 और C12 से, C11 एंड C12 से हमने उसको ऐड करके डिवाइड कर दिया। ये वाला एस्पेक्ट आई एम श्योर इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, और ये वाला एस्पेक्ट भी इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हेड्स अप कि भाई इसको हम एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे जिस तरीके से सिलेक्ट करके हमने नीचे खींचा था दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटोफिल। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑटोफिल। ऑटोफिल। गॉट इट? 2-3 बार वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा, नहीं होता कमेंट्स में लिखिए, सॉल्व कर देंगे। सर जी वीडियो के लास्ट सेक्शन में आ गए हैं। तो हमने नेविगेशन पूरा देख लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव भी कर लिया। अब हम चलते हैं सर
क्वेरीज की टैब पे, और अब हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर बहुत सारी क्लिक्स का डेटा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें टोटल टोटल रोज कितनी है। तो क्या करना है उसको देखने के लिए, वेरी सिंपल, कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ, कंट्रोल दबाओ, और आप आ जाइए B2 पे, कॉलम बी, रो नंबर 2, 794 जहां लिखा है। शिफ्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए, नीचे जाइए, तो कितनी रोज आपको दिखी, लास्ट नंबर क्या आ रहा है, 359। तो ऑलमोस्ट 358 हैं, क्योंकि पहला वाला तो मैंने कंसिडर ही नहीं करा ना, हमने तो रो नंबर 2 से स्टार्ट किया था। तो रो नंबर 2 से लेके फाइनल हमारी जो लास्ट लास्ट जो हमारा रो है वो है 359। तो एक्चुअल में जहां पे हमें नंबर्स नंबर्स, जहां पे सिर्फ डेटा डेटा है, जो कैलकुलेटेबल डेटा है, वो कितना है, 358, क्योंकि यहाँ ये वाला कॉलम में तो क्लिक्स लिखा हुआ है ना, इसमें नंबर थोड़े ना लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स। ठीक है, सारे कीवर्ड्स मिला के, 358 कीवर्ड्स मिला के हमारी टोटल क्लिक्स कितनी है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान रखना, अब रेंज की बात आएगी यहाँ पे। सबसे पहले ब्रैकेट, क्योंकि अब मुझे जोड़ना है तो सम का फॉर्मूला लगेगा, कैप्स लॉक SUM, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, सबसे पहले आप माउस से B2 सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से B2 सिलेक्ट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा भी दिखा रहे हैं 794। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ही सिलेक्टेड है, अब शिफ्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए, और एरो की डाउन, ट्याओ, हो गया, उसने सिलेक्ट कर ली सेल B359, और आपको डेटा भी दिखा रहा है 2008। ठीक है, मतलब उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, आपके सामने प्रीव्यू भी दिखा दिया उसने कि भैया प्रीव्यू 2008 है। अब जब आप इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे तो क्या आया, क्या आया, 2008। समझ गए। अब वो कह रहा है टोटल इंप्रेशंस कितने, एग्जैक्ट सेम चीज करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बच्चों वाला सवाल हो गया। फॉर्मूला के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू करेंगे, सम निकालेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, C2 सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे, एरो की डाउन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 10,627 इंप्रेशंस। सिंपल, कितना आसान था। अब आपको मैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम देना चाहता हूं। लेट्स से कि हमें निकालनी है व्हाट इज आवर एवरेज पोजीशन। लेट्स से ये जो 358 हमारे पास कीवर्ड्स हैं, हमारी एवरेज पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमारी एवरेज पोजीशन क्या है, बहुत आसान है। इसकी जगह अब हम सम नहीं लगाएंगे, हम एवरेज लगाएंगे। सेम ब्रैकेट खोला, लिखा एवरेज, एवरेज लिखा इस बार। ठीक है, फॉर्मूला हमारा एवरेज का है। सेम E2, सॉरी, दिस इज, हाँ, E2 सिलेक्ट किया, कोलन लाने की जरूरत नहीं है अभी, तो बस आप शिफ्ट दबाइए, कमांड कंट्रोल दबाइए, ट्रे, रुकिए रुकिए रुकिए, ये E2 एंड नीचे नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, हम E358 खुद से ही लिख देते हैं, हो सकता है कोई ग्लिच आ गया होगा, नीचे नहीं जा रहा। तो 54 हमारी एवरेज पोजीशन है 358 कीवर्ड्स की। ये मैं यहां से हटा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप फिर से इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, ओके जी, गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं पेजेस पे। यहां पे मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, आप अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करिए। कंट्रीज पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस को बेसिस पे करेंगे। तो ये कह रहा है विच इज द थर्ड हाईएस्ट कंट्री बेस्ड ऑन इंप्रेशंस, थर्ड हाईएस्ट कंट्री बेस्ड ऑन इंप्रेशंस। इसमें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, हम अगली बार इस पे आएंगे। यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंसेस के बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन आया यहाँ पे, वो ये कह रहा है हाउ मेनी कंट्रीज हैव जस्ट वन इंप्रेशन, कि सिर्फ एक इंप्रेशन कितनों में है। तो अगर हम नॉर्मली भी सिलेक्ट कर लेते हैं, आप अपना कीबोर्ड वहां लेके जाइए, आप देखिए नीचे बहुत जगह आपको वन दिखेगा, थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे दिखेगा। ठीक है, जहां से फीजी शुरू हो रहा है उसको सिलेक्ट कर लो, सी को, शिफ्ट दबाओ, कमांड दबाओ, और नीचे आ जाओ। तो अब आपको दिखेगा सम, दिख रहा है 21, 21 इज द सम। कितनी कंट्रीज का इंप्रेशन वन है, 21।
हाउ मेनी कंट्रीज हैव 0% CTR? हाउ मेनी कंट्रीज हैव 0% CTR? अब एक नया फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा विच इज कॉल्ड काउंटिफ। थोड़ा एडवांस्ड है पर प्रैक्टिस करना है इसको। काउंटिफ, इसमें हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला कॉल करेंगे, ब्रैकेट। जब भी फॉर्मूला कॉल करना है, एक्सेल को कुछ भी गुहार लगानी, दुहार लगानी है, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट तो इतना इक्वल टू डालना है ताकि एक्सेल अब फाइट मोड में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे काउंटिफ। ठीक है, ये क्या करेगा, अब ब्रैकेट खोलेंगे, अब फॉर्मूला डाला है तो ब्रैकेट तो खुलेगा। ये क्या करेगा, हमारी पूरी रेंज को पढ़ेगा। ठीक है, जो भी हम रेंज उसको दे रहे हैं, रेंज रेंज रेंज, है ना, 10 बार चिल्ला चुका हूं, पूरी रेंज को पढ़ेगा और जो हम उसको इनपुट देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें काउंट करके देगा। मान लीजिए अगर हम उसको इनपुट देते हैं कि पूरा डी कॉलम पढ़ और मुझे बता कि 0% कितने बार रिपीट हुआ है, 0% के कितने हैं। ठीक है, तो बता देगा। अब मैं काउंट इफ किया, अब मुझे रेंज डालनी है, तो 0% CTR, मैं कॉलम नंबर डी पे आऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, कमांड दबाया, नीचे चले गए। अब यहाँ पे फॉर्मूला खत्म नहीं करना है, यहाँ पे हमने उसको रेंज तो दे दी, हमने बोला काउंट कर बाबा, फिर हमने उसे रेंज दे दी। अब हमें कॉमा डालना है क्योंकि अब हमें उसको एडिशनल इंस्ट्रक्शंस देने, यहाँ पे फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ। हम बोलेंगे 0%। ठीक है, 0%, एंटर दबा दो। तो उसने ढूंढा और उसने पता लगाया कि 116 कंट्रीज हैं जिसपे 0% है। आई थिंक इसका एक और भी हम कर सकते हैं, अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर डालें तो भी 116 ही आएगा। हाँ, अगर आप ब्रैकेट के अंदर डालते हैं तो वो एब्सोल्यूट उसी चीज को काउंट करता है कि एग्जैक्टली 0% को ही काउंट करेगा। काउंट इफ हम बिटवीन के फॉर्मूला के साथ भी लगा सकते हैं, प्रॉब्ली अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब हम अपना एक्सटेंसिव डैशबोर्ड बनाएंगे उसके अंदर मैं दूंगा। अब वो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पोजीशन। अब थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, वो ये कह रहा है कि इस कॉलम नंबर ई में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे हाईएस्ट नंबर। सिंपल है, ब्रैकेट खोला, फाइट मोड में आ गया एक्सेल। तो अब इसका मतलब वो कुछ फॉर्मूला तो ढूंढ रहा है, हम लगाएंगे MAX, मैक्सिमम। अब वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना पूरी रेंज की, उसको कॉल करेगा, रिटर्न करेगा। तो हमें तो पोजीशन चाहिए, यहाँ पे मैंने किया, शिफ्ट दबाया, कंट्रोल दबाया, ट्रेव नीचे लेके गए, पूरी रेंज सिलेक्ट की, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर दबाया। तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है सर 108.5, है ना कमाल। और यही सेम चीज अगर आप मिनिमम में करेंगे तो भी हो जाएगा। अब आपको मजे की बात बताता हूं, आपको ये फॉर्मूला फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर आपको रेकमेंड तो यही करूंगा कि आप लिखें। तो अगर लिखने से होता तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं मिन, फिर से रेंज सिलेक्ट करते, नीचे जाते, बंद करते, आ गया, तो मिनिमम पोजीशन 6 आ गई। एक और तरीका है इसको करने का, विच इज कॉल्ड हाउ टू पेस्ट योर डेटा, बट आई थिंक ये ट्यूटोरियल ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, सो आई विल इग्नोर इट। अभी हम बाद में फिर कभी कर लेंगे। अगेन आई होप आपको ये प्रैक्टिस फाइल्स थोड़ी मैं फिर से इसको हटा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि अब आप खुद से प्रैक्टिस करें। सेम चीज इसमें है यार, आराम से एवरेज निकाल लोगे, टोटल निकाल लोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। सेम चीज इसमें है, इसमें ये कह रहा है सेंटर अलाइन द कॉलम टाइल सो दे लुक नीट। सेंटर अलाइन करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन कर दो। ये हम फॉर्मेटिंग की क्लास में थोड़ा और ढंग से पढ़ेंगे, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। ठीक है, अब ये वाला जो टैब है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने आप करें। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मे बी आपको इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक जुगाड़ू तरीका बताता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जुगाड़ू तरीका क्या है, वो कह रहा है ऑन विच डेट डिड आई गेट द हाईएस्ट पोजीशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मैक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, पूरी रेंज सेलेक्ट करूंगा, राइट। मुझे ये तो पता चले कि मेरी मैक्सिमम रेंज है क्या, तो मैंने इसको एज इट इज सिलेक्ट किया, पता चल गया मुझे 37.81 है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल F दबा सकता हूँ, ये फाइंड का बटन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 37.81। तो 37.81 मेरे को आई थी 27 जनवरी को, मुझे 37.81 आई थी। ये जुगाड़ू तरीका है, ठीक है। तो 20, तो आपको इसका आंसर मिल गया। तो ये एक थोड़ा सा मैं आपको आपकी
नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो संघर्ष है, ये जो मेरा एफर्ट्स हैं, आपको अच्छे लगे, ठीक है? एवरेज सीटीआर निकाल लोगे, मैक्सिमम इंप्रेशंस निकाल लोगे, व्हाट डेट का मैंने आपको 2 स्टेप्स बता दिए। पहले आपने मैक्सिमम निकाला, फिर आपने उसको फाइंड करा कि 37.81 कहाँ रिपीट हो रहा है। आपने देखा कि यार ये तो इस डेट पे हो रहा है, आपने जाके वहाँ पे डाल दी। हालाँकि इसका और एफिशिएंट तरीका हो सकता है जिसमें हम फॉर्मूले के बेसिस पे वीलुकअप लगा के हम कॉल कर सकते हैं, और वीलुकअप भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी मैं वीलुकअप में नहीं घुसना चाहता। अभी हम पहले बेसिक्स समझ लेते हैं। वीलुकअप, एचलुकअप हम आराम से बाद में जब हम अपने ईमेल मार्केटिंग के स्टार्ट्स पढ़ रहे होंगे, उसमें हम कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ये फाइल्स, ये डेटा आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए प्रैक्टिस करिए। बताइए मुझे कि कैसा लगा।